हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है उसको जल्दी से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि अगर आपका यूएस वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो आपको करना क्या है, कैसे करना है। तो उसमें ही मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा आज, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है और अभी क्या करना है। जैसे किसी का B1 B2 कैटेगरी से रिफ्यूज़ हो रहा है, F1 से बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो देखो, रिफ्यूज़ल और अप्रूवल दोनों में से एक चीज़ ही आनी है, ठीक है। लेकिन आपको प्रिपेयर रहना है कि आपको रिफ्यूज़ल फेस ना करनी पड़े, उसके लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको जो भी आंसर करने हैं वो अकॉर्डिंग टू योर DS 160 के ही करने हैं। जो आपने DS 160 में डिटेल भरी हुई है, आपने वही डिटेल को अच्छे से याद करना है। उसमें क्या भरा है आपने, क्या नहीं भरा है। जो वीज़ा रिजेक्ट होने के मेन कारण है वो यही है कि आप लोगों को पता नहीं होता। आप एजेंट वगैरह से भरवा लेते हैं DS 160 और वो भी आपको नहीं बताता है एजेंट उसने क्या भरा हुआ है, क्या नहीं भरा हुआ है। तो जब आपसे वो क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन जो होते हैं वो DS 160 में जो आपने फिल कर रखा है उसी में से ही वो क्वेश्चन निकालते हैं और पूछते हैं। फिर जब आपका जो आंसर है वो मिसमैच हो जाता है, मैच नहीं करता है, जो आपने DS 160 में भरा है वो साथ के साथ रिजेक्ट दे देते हैं। उनको पता लग जाता है कि ये झूठ बोल रहा है बंदा। तो इसलिए आपने जो तैयारी करनी है वो DS 160 के अकॉर्डिंग ही करनी है। और DS 160 के बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि DS 160 को कोई एक नॉर्मल फॉर्म मत सोचिए। आपकी एक नॉर्मल फॉर्म है, हमें फिल करना है, इंटरव्यू देना है। DS 160 ट्रिकी फॉर्म है, वही ये लगा के चलो 70 से 80% DS 160 ही डिसाइड कर लेता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो DS 160 को आपने बहुत ध्यान से भरना है। और अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं इसमें। जिसको अच्छी नॉलेज हो उसी से आप हेल्प लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में कुछ भी गड़बड़ हो तो वो आपको अपॉइंटमेंट के लिए भी अंदर ना जाने दें। क्योंकि नाम की भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर नाम सही से ना भर रखा हो, वो पासपोर्ट से मैच ना कर रहा हो, तो भी वो आपको रोक देते हैं। बहुत बार बहुत सारे केस ऐसे आए हैं जो मुझे मैसेज कर रहे थे लोग, उन्होंने बताया कि नाम की वजह से भी उनको अपॉइंटमेंट के लिए घुसने नहीं दिया। DS 160 नंबर अगर नहीं है आपके पास में, जिस DS 160 नंबर पर आपने अपॉइंटमेंट उठाई हुई है, तो उस केस में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है और मोस्टली लोगों को होती ही है। तो आप लोगों ने करना क्या है कि जिस DS 160 पे आपने फीस भरी हुई है वो DS 160 का कंफर्मेशन पेज आपके पास होना ही चाहिए। और अगर रही बात DS 160 में जो आपने अपडेशन किया है वो आपको पता होना चाहिए। अपडेट उसको तभी कीजिए अगर वो जो इन्फॉर्मेशन आप अपडेट करना चाहते हो अपडेट करने लायक है या नहीं है। तो जैसे आप ट्रैवल हिस्ट्री को अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप कहीं और चेंज हो गए हैं, एड्रेस चेंज हो गया है, या फिर आपका जॉब का जो है वो सब चेंज हुआ है, तो फिर वो आप कीजिए। उसमें आप ऐसा मत सोचिए कि ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा या ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आपको अपने DS 160 को भी अपडेट रखना है। मैं आपको शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, जब जब ये रूल नहीं निकला था ना, तब आप मेरे प्रीवियस पुराने वीडियोस उठा के देख लो। मैं शुरू से आपको सही तरीका बता रहा था कि सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस करना है सारा। सबसे पहले आपने DS 160 फिल करना है, उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ही आपको CGI पोर्टल पर जाना है, फिर वो DS 160 नंबर डालकर फिर आपने अपॉइंटमेंट उठानी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, आप सिर्फ DS 160 नंबर जनरेट किया और अपॉइंटमेंट उठा ली, तो वो शायद से सही काम नहीं है। तो वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए छोड़िए, वो तो मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ। लेकिन अभी जो मेन बात थी वो ये थी कि जो लोग रिफ्यूज़ल को फेस कर रहे हैं, देखो आपकी प्रोफाइल में चेंजेस होना चाहिए अगर आपको वीज़ा चाहिए दोबारा से। अगर मान लो कि आपका रिफ्यूज़ हो गया तो DS 160 को बहुत ध्यान से भरना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि उसमें कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस दिखाने पड़ेंगे कि आप अब पहले से बेहतर हैं, अब आप एलिजिबल हो चुके हैं वीज़ा लेने के लिए। तो इस टाइप से प्रोफाइल क्रिएट होगी और एक एक चीज़ को ध्यान से भरा जाएगा। उसमें फेक कुछ भी मत भरो भाई, सब कुछ जेन्युइन होना चाहिए। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपने DS 160 में क्या भरा हुआ है। बहुत सारे
एजेंट लोग हैं वो क्या करते हैं, वो फेक ट्रैवल हिस्ट्री डाल देते हैं, यहाँ पर भी ट्रैवल किया है, वहाँ पर भी ट्रैवल किया है, ये है वो है। जब वो पासपोर्ट हाथ में पकड़ के देखता है बंदा, जो काउंसलर होता है, तो उसको पता लग जाता है भाई ये कितना घूमा है, कहाँ पे घूमा है। ठीक है, तो उस केस में भी रिफ्यूज़ल आपकी लाजमी पक्का है। देखो, मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा, खासकर B1 B2 वालों को जो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं यूएस का, मैं उन सबको ये बोलूँ कि आप अपनी प्रोफाइल पे थोड़ा काम कर लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, मिल जाता है। लेकिन फिर भी कम से कम एटलीस्ट आपके मन में ये डाउट तो ना हो ना कि मुझे इसलिए वीज़ा नहीं मिला क्योंकि मैंने पहले ट्रैवल नहीं किया। आप थोड़ा ट्रैवल कीजिए, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा ट्रैवल करने का, और आपको थोड़ा ये भी पता लगेगा कि इमिग्रेशन में क्या कुछ होता है, कैसे फ़्लाइट्स वगैरह का सिस्टम चलता है, क्या वो सब आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो आप इस माहौल में फिट बैठने लग जाओगे। जो ये इंटरव्यू वाले माहौल हो गए, या फिर एयरपोर्ट पर आपने किस तरीके से ट्रीट करना है, तो वो सब चीज़ें आप सीख जाओगे धीरे धीरे। तो गाइस, मैं यही बोलूँगा आपको कि आप थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री भी कीजिए। अगर नहीं भी करना चाहते, अगर आप वैसे नॉर्मली वैसे भी अप्लाई कर सकते तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही बोलूँगा आपको कि अगर कुछ ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी आपके पासपोर्ट में हो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे कि हाँ ये बंदा घूमता है, इसको हम वीज़ा दे सकते हैं। और अगर नहीं भी है तो आप उस केस में भी कर सकते हैं, लेकिन उस केस में DS-160 बहुत ट्रिकी है, उसको बहुत ध्यान से भरना पड़ता है। या तो ट्रैवल हिस्ट्री कर लीजिए, या फिर DS-160 को इस टाइप से भरिए कि सामने वाला आपका वीज़ा रिजेक्ट करने से पहले 10 बार सोचे कि यार इसका रिजेक्ट करूं या ना करूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ये सेम चीज़ है जो आपके J1 वाले हो गए हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज, F1 वाले हो गए हैं, या B1 B2 वाले हो गए हैं। ये इन तीनों चीज़ों पर आप देख सकते हैं। और या C1D वाले हो गए हैं जो क्रू मेंबर वाले होते हैं। तो ये सभी के लिए बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। अगर आपका वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हो चुका है तो उसको ध्यान से आपने प्रोफाइल को तैयार करना है, और आपने सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि आप का जो रिफ्यूज़ल है वो किस कारण से आया होगा। तो आप उसको इम्प्रूव करके दोबारा से इंटरव्यू की तैयारी करके अपना वीज़ा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बताते हैं कि उनकी 3-3 4-4 रिफ्यूज़ल के बाद भी वो वीज़ा नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि उनका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वो DS-160 को सही से नहीं आप फील कर रहे हो, और आपको पता ही नहीं है कि DS-160 में क्या भरा हुआ है, क्या नहीं भरा हुआ है। तो इसलिए मैं आप सबको ये बोलूँगा भाई, DS-160 को बड़े ध्यान से भरो। और बहुत सारे लोगों का जो वीज़ा है, अभी कुछ लोग ऐसे भी थे जो 3-3 4-4 बार रिफ्यूज़ होकर आए, उसके बाद उनको बताया कि इस तरीके से DS-160 भरना है, तो उनको मैंने गाइड भी किया है, तो उनके भी वीज़ाज आ गए हैं और अप्रूवल मिल गया उनको भी। तो उन सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा मैं, और आप सबको भी थैंक यू बोलूँगा जो मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबके लिए बनाता रहूँगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस टाइप से, अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपडेट रहें चीज़ों के बारे में। और एक चीज़ और, अभी मैं व्लॉग्स वगैरह भी बना देता हूँ, किसी ने घूमने जाना होता है तो मैं उनको थोड़ा बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि कैसे घूमना है। थोड़ा बहुत मैं व्लॉग कर लेता हूँ उसमें भी, क्योंकि इतना मुझे ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हैं। और वीज़ा की इन्फॉर्मेशन मैं उसमें भी देता रहता हूँ कि जो घूमने के लिए जब हम जा रहे हैं कहीं पर, किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ के वीज़ाज़ कैसे लें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसके बारे में भी मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। और उन सबको भी मैं ये बोलना चाहूँगा जिन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, अपॉइंटमेंट के लिए भाई हार्ड वर्क करना पड़ता है, इतनी आसानी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। अपॉइंटमेंट उठाने के लिए आपको सही टाइम पर सही जगह होना होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट उठानी है तो जब अपॉइंटमेंट ओपन होती है तो उसी के 2 से 3 मिनट के अंदर आप लैपटॉप पर होने चाहिए आपके, तभी अपॉइंटमेंट उठेगी, नहीं तो अपॉइंटमेंट 2 से 3 मिनट में सारी फिनिश हो जाती हैं। तो गाइज़, अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है अपॉइंटमेंट को लेकर, या फिर आपके
CGI अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपसे अकाउंट नहीं बन पा रहा है, या फिर अकाउंट में कोई एरर है, या फिर किसी और टाइप की आप जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्लीज़ गाइस व्हाट्सएप करना। बहुत सारे लोग डायरेक्ट कॉल मिला रहे हैं यहाँ से, पूरा वीडियो वो देखते नहीं है, सिर्फ नंबर निकाला और कॉल कर दिया, सर वीडियो देखा था। मैंने बोला कौन सा वीडियो देखा था? सर आपका बस एक वीडियो था, वीडियो देखा है वीडियो। अरे भाई तुम पहले देख तो लो वीडियो जाके, जो सॉल्यूशन मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, वो दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। या फिर अगर आपने नहीं भी देखा तो कम से कम आप यार व्हाट्सएप पे मैसेज तो कर दो, जो भी आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, आप उसके बारे में मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर वो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ वहाँ पर टेक्स्ट टू टेक्स्ट, तो मैं वहाँ पर रिवर्ट कर दूंगा। अदरवाइज़ मैं आपको टाइम दे देता हूँ कि इतने बजे मुझे कॉल कर लेना, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं पैसे नहीं लेता हूँ भाई किसी से भी बात करने के। सभी को मालूम है कि मैं शुरू से ही जब से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने कभी किसी से पैसे नहीं लिए हैं बात करने के लिए। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। जैसे ही कोई अपडेशन मुझे आता है, कोई नया अपडेट मिलता है या कोई नया एक्सपीरियंस मुझे मिलता है, मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, नमस्ते।